दिन की तेजी के बाद बाजार में फिर बना दबाव। निफ्टी 125 अंक गिरकर 16,530 के पास बंद। बैंक निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट। ओएनजीसी पर विंडफॉल टैक्स लगाने का विचार नहीं, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। मैनेजमेंट ने ईटी नाउ स्वदेश को पहले ही दी थी सफाई। शेयर में करीब 4% की तेजी। यूरोपियन यूनियन में रूस के इंपोर्ट पर बैन लगाने पर सहमति बनने से क्रूड 2 महीने के ऊपरी स्तर पर। ब्रेंट 2% बढ़कर $124 के पास। नतीजों के बाद सन फार्मा के शेयर पर दबाव। कंपनी के एमडी दिलीप सांघवी ने कहा FY23 में 8 से 13% रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद। ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस बढ़ाने पर फोकस। नतीजों के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज 2 दिन में 20% से ज्यादा भागा। कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता ने हमसे खास बातचीत में कहा अगले साल 55 से 60% रहेगी रेवेन्यू ग्रोथ। मोटोरोला के कारोबार में 6 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आज चौथी तिमाही के रिजल्ट सीजन का औपचारिक समापन। Q4 में 19 निफ्टी कंपनियों ने पेश किए अच्छे नतीजे। 12 कंपनियों के नतीजे से निराशा। चौतरफा मार्जिन पर दिखा दबाव, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी से आय में बढ़त। मई ऑटो बिक्री के आंकड़े कल। मारुति सुजुकी और M&M की बिक्री करीब 4% बढ़ने का अनुमान। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल बिक्री में भी उछाल की उम्मीद। हीरो मोटो, बजाज और टीवीएस मोटर्स पर भी रहेगी नजर। आ जाएंगे मार्च तिमाही और FY22 के जीडीपी आंकड़े। ईटी नाउ स्वदेश के पोल के मुताबिक FY22 में 7.5 से 9.6% के बीच ग्रोथ का अनुमान। Q4 FY22 में 4.8% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। आज बाजार बंद होने के बाद MSCI इंडेक्स में बदलाव। MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में JSPL, टाटा एलेक्सी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और अडानी पावर की एंट्री। HDFC AMC होगा बाहर। मौसम विभाग ने इस साल के लिए बारिश का अनुमान 99% से बढ़ाकर 103% किया। मॉनसून सीजन के दौरान लानीना की स्थिति भी बनी रहने की संभावना। जून में 92% से 108% के बीच बारिश का अनुमान। नमस्कार, आज के बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में 3 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लगता हुआ दिखा। दिन की शुरुआत में जो ट्रेंड नजर आया उसी तरह की कामकाज के साथ हमने क्लोजिंग भी देखी। लाल निशान के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ट्रेड्स नजर आए। हालांकि मिड कैप स्पेस ने आज परफॉर्म जरूर कर दिखाया। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, ऑटोमोबाइल स्पेस फोकस में रहा, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर जैसे सेक्टर्स भी फोकस में रहे, जहां पर बाजार में अच्छे सपोर्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चलिए बाजार का पूरा हाल, दिन भर का एक्शन कैसा रहा, प्रियंका से समझ लेते हैं। प्रियंका, बताएं आज बाजार की तस्वीर कैसी दिखी? देखिए, बाजार एक गैप के साथ खुला था और उसके बाद हमने देखा कि 16,600 के ऊपर खुला। आज दिन भर में 16,700 के पास बाजार गया भी, लेकिन अपने जो गेन्स है उसे इरोड किया। उसकी वजह है कि जिन सेक्टर्स की वजह से प्रेशर पड़ा, बैंकिंग स्पेस ने बाजार पर प्रेशर माउंट किया। लास्ट आवर में प्रेशर और ज़्यादा माउंट होते हुए दिखा। हालांकि दोनों साइड के ट्रेड्स आज बाजार में देखने को मिले। एक तरफ में बाजार का जो इनिशियल गेन्स है वो इरोड हुए, फिर रिकवरी आई सेकेंड मिड ऑफ द ट्रेड में, और उसके बाद लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में आपने देखा कि वहाँ जो गेन्स बने थे वो इरोड हुए। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा खासा प्रेशर बनाया। आज क्लियरली जिन स्पेसेस से प्रेशर देखने को मिला उसमें बैंकिंग स्टॉक्स थे। हैवी वेट स्टॉक्स लाइक रिलायंस ऑन द इंडेक्स, वहाँ से किस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। और बैंकिंग स्पेस में और HDFC ग्रुप के स्टॉक्स जो हम देख रहे थे पीछे 2 दिन 3 दिन से मूव्स पे थे, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई दिए। तो ये बड़े रीजन रहे कि हम देख रहे हैं कि 16,600 के नीचे आप बाजार को आज क्लोज होते हुए देख रहे हैं। जो गिरने वाले सबसे बड़े काउंटर्स थे उनके पीछे रीजन, और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एक्शन आज आपको देखने को मिला। क्लियरली आपको आज टेक्नोलॉजी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना बैंक्स ने तो प्रेशर माउंट किया। ऑटो हालांकि एक स्पेस है जिसमें आपको लगातार एक स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन कोई बहुत बड़े गेनर्स यहाँ से नहीं निकल कर आए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी न्यूज़ फ्लोज। कुछ स्टॉक जो यहाँ पर हम हाईलाइट करना चाहेंगे, सन फार्मा, यहाँ नंबर्स आए, वन ऑफ एक कंपोनेंट उनका रहा, जिसके चलते हमने देखा कि बाजार पे आज सुबह से ही आप 2.5 से 3% तक की एक डेंट देखा आपने, लेकिन उसी रेंज में सन फार्मा ने ट्रेड किया दिन भर। कोटक बैंक ने लास्ट आवर में एक बड़ा प्रेशर माउंट किया, HDFC वीक हुआ, टाइटन आप यहाँ से और वीक हुआ, जिसके कारण ये सारे स्टॉक्स से हेवी निफ्टी काउंटर्स थे जिन्होंने प्रेशर माउंट किया, बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग किया। और रिलायंस 1.5% नीचे कमजोरी के साथ बंद हुआ रिलायंस। तो ये बड़े काउंटर्स थे, ये स्पेसेस थे जहां से प्रेशर माउंट होते हुए दिखा। आज गेनर्स कौन से थे? क्लियरली क्रूड फैक्टर इन पूरा तरह से आपको एनर्जी पैक पे, ऑयल एंड गैस पैक पे दिखाई दिया। ONGC जैसे काउंटर, पावर क्राइसिस फिर से आप इसकी खबरें सुन रहे हैं, तो NTPC, कोल इंडिया, ये सारे काउंटर्स आपको दिखाई दिए। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स आपको फिर से तेज दिखाई दिए, MCX, BCL, CDSL, ये सारे काउंटर्स आपको फिर से आज तेज दिखाई दिए। FNO स्टॉक्स के कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, क्लियरली रिजल्ट का इम्पैक्ट, नौकरी जैसे काउंटर पर, PEL रिजल्ट के बाद डेंट था, वो आज रिकवर होते हुए दिखाई दिया। और कुछ दूसरे स्टॉक्स लाइक MCX जिसकी हमने बात भी की। तो आज बहुत ही न्यूज़ बेस्ड मूव्स देखने को मिली। सेक्टर्स जो आज जिन्होंने बाजार पर बड़ा प्रेशर माउंट किया, उनमें आपके लिए बैंकिंग क्लियरली है, और गेनर्स साइड पर आपको ONGC और सिलेक्टिव काउंटर्स फ्रॉम रियल एस्टेट, इन्होंने परफॉर्म ज़रूर किया। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप, वहाँ एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ब्रॉड बेस्ड रैली, ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है, शायद इसे एक टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहिए। ओके प्रियंका, शुक्रिया बाजार का हाल हमें बताने के लिए। तो क्लियरली हमने आज देखा 3 दिन की तेजी जो देखने को मिली थी वो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील होती हुई दिखी, और बाजार जब बंद हुए लाल निशान के साथ तमाम इंडेक्स में यहाँ पर क्लोजिंग हमने देखी। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर नजर आए, मिड कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्म भी कर दिखाया। आगे बढ़ते हैं, LIC ने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों और डिविडेंड पर कंपनी के MD राजकुमार से हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। शेयर धारकों को एक जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ वो हुआ जब आपने जो डिविडेंड दिया है वो सिर्फ ₹1.5 प्रति शेयर, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि डिविडेंड अगर ₹1.5 प्रति शेयर दिया है तो इंश्योरेंस बिजनेस में हमें कैपिटल भी चाहिए होता है। तो जो हमारी बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी है वो शेयर होल्डर के अकाउंट में ही है। 4043 करोड़ में से 980 करोड़ के करीब शेयर होल्डर को डिविडेंड चला जाएगा, बाकी का जो 3100 या 3200 करोड़ के करीब बचेगा वो शेयर होल्डर के अकाउंट में रहेगा। इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू कंज्यूम इट एनीवेयर। सो इट इज टू फंड द न्यू बिजनेस, और हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़े, और उसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होंगी वो इस फंड से हमें मिलती रहेंगी। दैट विल क्रिएट मोर वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर। इट्स लाइक री इन्वेस्टिंग द सेम मनी इन डिफरेंट बिजनेसेस टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स। तो शेयर होल्डर्स को कोई उसके लिए कुछ मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं का पैसा उन्हीं के अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो भविष्य के बिजनेस को हम बढ़ाने में यूज करेंगे, और उसके और भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए जनरेट करेंगे। सर, भविष्य के बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी की आपने बात की, इसकी जो राह है वो अभी कैसे तय होगी? और दूसरी चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो नंबर्स हैं वो क्या कंपेरेबल है पहले की तिमाही से? या नंबर्स की पहले मैं बात करता हूं कि पिछले वर्ष तक हम जो प्रॉफिट है वो Q4 में ही डिक्लेयर करते थे, Q1, Q2 या Q3 में नहीं करते थे, क्योंकि एनुअल वैल्यूएशन जो लाइबिलिटीज की होती है, एक्चुअल वैल्यूएशन, वो 31 मार्च को होती है। लेकिन क्योंकि अब हम लिस्टेड कंपनी बन गए हैं तो पिछले साल Q2 यानी कि सितंबर में पहली बार हमने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर किए, फिर हमने दिसंबर में किए, और फिर इस वक्त मार्च में कर रहे हैं। तो मार्च के जो नंबर हैं उसको पिछले मार्च के नंबर से कंपेयर करना क्वार्टर टू क्वार्टर सही नहीं होगा। अगर हम साल दर साल करें तो वो ठीक होगा। तो जो पिछले साल का जो प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था वो पूरे वर्ष का था, जो Q4 में डिक्लेयर हुआ था। तो जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पिछले साल से प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। लेकिन अगर साल के ऊपर देखते हैं, साल के ऊपर साल, तो वो 40% के लगभग है। तो किसी भी शेयर होल्डर को इसके लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा भविष्य के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य में जो ड्राइवर हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी के, वो मेनली हमारा नॉन पार बिजनेस के ऊपर, जहां हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज या उसके अवसर ज्यादा दिखते हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। और उसके लिए हमारे लिए बैंक एश्योरेंस जो चैनल है, जिसमें 72 यानी कि 72 बैंक पार्टनर हमारे साथ हैं, और 60,000 से भी ज्यादा बैंक की ब्रांचेस हमारे साथ हैं, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। बैंक्स को हमने देखा कि ट्रेडिशनली वो यूलिप्स और एन्युटीज को बेचते हैं,
और वो दोनों के दोनों ही नॉन पार प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारा जो टू प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी रहेगी कि जो पार बिजनेस है उसके ऊपर भी हम काम करें, और लेकिन ज्यादा जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ हमारा बनेगा, हमारे विकास में जो सहाय होगा वो नॉन पार बिजनेस के ऊपर होगा। और हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में जब इंटरेस्ट रेट साउथ बाउंड रहेंगे, चाहे अभी थोड़े से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज्यादा देर समय तक ये रहेंगे। जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, इंटरेस्ट रेट विल कम डाउन। आप जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ग्रोथ वाली इकोनॉमी है। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है ये प्रेडिक्टेड है कि सबसे ज्यादा बढ़ेगा। जब ऐसा बढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइज होना है कंट्री को और जीडीपी बढ़ना है, तो इंटरेस्ट रेट्स का नीचे रहना बहुत जरूरी है ताकि चीप कैपिटल मिले। उस वक्त जो फिक्स्ड गारंटीड प्रोडक्ट्स होंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी, और हम उसके लिए ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इस वक्त 18 प्रोडक्ट नॉन पावर सेगमेंट में हैं और 16 प्रोडक्ट हमारे पावर सेगमेंट में हैं। तो हमें सिर्फ अपने फोकस को और ज्यादा करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि 20-25 साल के लिए लोग गारंटी चाहेंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। ये दूसरा हमारा एक पहलू होगा जिसके माध्यम से हम अपने निवेशकों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकेंगे। शेयर धारकों को अगली जो उम्मीद है वो है मार्जिन्स इंप्रूव होने की। वीएनबी मार्जिन्स का डेटा कब तक आएगा? और दूसरा, क्या आपको लगता है, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी आईपीओ के बाद, मार्जिन्स इस बार बढ़कर आएंगे? देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो आईईवी का कैलकुलेशन होता है यानी कि एम्बेडेड वैल्यू का, वो प्रोग्रेस में है और 30 जून तक हम उसको टारगेट कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। और उसके थ्रू हमारे बीएनबी मार्जिन और वीएनबी का दोनों का डाटा भी उपलब्ध होगा प्रोडक्ट वाइज। और जो आपने बात की कि वीएनबी मार्जिन हम कैसे बढ़ाएंगे, उसका सिंपल सा एक ही तरीका होता है कि जो नॉन पार बिजनेस है वो मार्जिन ज्यादा देता है। कारण उसका सिंपल ये होता है कि उसमें से 100% जो प्रॉफिट आता है वो शेयर धारक का होता है, इसलिए उसमें बीएनबी मार्जिन ज्यादा होता है। मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ प्राइवेट कंपनीज जब वो पहली बार लिस्टिंग में आई थी तो उनमें से एक कंपनी का भी बीएनबी मार्जिन 9.3% था जो हमारा है। और हमारा उसके अंदर अगर हम उसको 95-10 पे कन्वर्ट करें तो 12.3% हो जाता है, यानी कि 3% सीधा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम फोकस ज्यादा नॉन पार बिजनेस के ऊपर करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो भविष्य के अंदर बीएनबी मार्जिन और बीएनबी होगा वो बढ़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, हम अगले 5 वर्ष में उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के ऊपर पहुंचे, और उसके लिए हमारी जो रणनीतियां हैं वो तैयार हैं, हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकर। तो क्लियरली एलआईसी के मैनेजमेंट से उनके विस्तार प्लान्स को लेकर विस्तार से यहाँ पर बातचीत हमने की। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर विकास खेमानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि आईटी शेयरों में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। उनके मुताबिक ऑटो शेयरों में 2 से 3 साल की अवधि के लिए निवेश के बेहतर मौके बनते दिखेंगे। आज के माहौल में जहाँ पे इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं, आपको एक ग्लोबली हेज डॉलर हेज पोर्टफोलियो के साथ एंड सारी कंपनियां फ्री कैश फ्लो जनरेटिव है, 18, 20, 22 टाइम्स के प्राइस अर्निंग रेशियो पे मिल रही है, हाई आरओई कंपनी है, तो मुझे लगता नहीं है वो सारी की सारी कंपनियां बहुत अच्छे से गवर्न है। तो यहाँ पे कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड तो फेवर में ही है ना। ये हो सकता है कि अगर कोई कारण से यूएस में अगर कंटिन्यूड स्टैग्फ्लेशन रिसेशन जैसा माहौल आता है तो हो सकता है जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा कम आ जाए। पर मुझे लगता नहीं कि इसमें कैपिटल लॉस की कोई बहुत बड़ी बात है, या फिर एक जो मोटा मोटी जो बड़ा फ्रॉड था, जिसको एक वैल्यूएशन फ्रॉड पिछले 3-4 महीने में वो निकल गया है। अभी मुझे लगता है यहाँ से 15-20% रिटर्न एक्सपेक्ट करना, 15% रिटर्न तो मुझे लगता है कंजर्वेटिव बेसिस से आईटी शेयरों से करना चाहिए अगले 3-4 साल में। हो सकता है अगर कोई एक अच्छी माहौल मिल जाए तो ज्यादा भी बन जाए। 5 सालों में ऑटोमोबाइल्स की सेल्स काफी डाउन रही है। सारी कंपनियां चाहे वो 2 व्हीलर को लेकर या 4 व्हीलर को लेकर स्ट्रगल किया, और कोविड का उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। और जैसे कोविड के बाद रिकवरी की बात आई तो आई थिंक चिप शॉर्टेज को लेके एक इम्पैक्ट हो गया था। तो मुझे लगता है, और ये अभी चिप शॉर्टेज इस साल में कुछ हद तक और थोड़ा अगले साल तक कम होती हुई नजर आ जाएगी। तो ये आनी है क्योंकि कई नई कैपेसिटीज आ रही है। तो जैसे जैसे होगा ये कंपनीज की सेल्स भी बढ़ती जाएंगी। डिमांड एनवायरमेंट तो काफी स्ट्रॉन्ग है और रहेगा आई थिंक। और धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी नॉर्मलाइज होती है, मुझे लगता है ऑटोमोबाइल में डिमांड में कोई ज्यादा इश्यू होना चाहिए। आपको 2 व्हीलर में थोड़ा सा डिमांड की भी इशू थी, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में भी सुधार आ रहा है वो भी रिवाइव होना चाहिए। काफी हद तक वैल्यूएशंस भी करेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप 2-3 साल का नजरिया रखते हैं तो ऑटोमोबाइल्स में आई थिंक डेफिनेटली अच्छा ट्रेड बनता है। उसमें खाली यही देखना रहेगा कि कौन सी कंपनीज जो हैं वो इमर्जिंग स्पेस में विनर रहेंगी। अभी एक जो अनिश्चितता है वो इस चीज को लेके है कि
ईवी में कौन विनर होगा, तो कौन कौन सी कंपनियां गियर्ड अप हैं, तो वो सब एक थोड़ा देखना पड़ेगा। बट आई थिंक साथ साथ में एक सिक्लिकल रिकवरी का ट्रेड तो बिल्कुल बनता है, और इसमें मारुति जैसी कंपनियां जो एक्सपोर्ट पे भी बहुत बड़ा बेट कर रही है, उसका भी एक बेनिफिशियरी होंगी। टाटा मोटर्स जो है वो भी ईवी में काफी अच्छा एक बड़ी पोजिशनिंग ली है। तो मुझे लगता है ओवरऑल ऑटो पैक इन जनरल एंड ऑटो एंसिलरी पैक इन जनरल ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स शुड डू वेल। और चलिए अब बात करते हैं जोमेटो की। लिस्टिंग के बाद भारी गिरावट एक बार जोमेटो ने देखी, लेकिन शेयर में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। इसी तर्ज पर जोमेटो की अब कैसी चाल रह सकती है, इसे समझने के लिए हमने एक सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर यानी कि तेजी के रीजंस और मंदी के तर्क समझने की कोशिश की, और ये बताने के लिए शरद और विनी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी। शेयर जैसे आपने बताया बस कर रहे हैं आज, तो उसकी वजह से पहले बुल केस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैक्रो एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, वो इंप्रूव होगा, तो वहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इंप्रूव हो गए, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो जोमेटो को श्योरली उसकी वजह से बेनिफिट होगा। तो वो एक फैक्टर है बुल केस में, जहाँ पे श्योरली एक पॉजिटिव साइड है वहाँ पे। जी विनी, तो मैं एक बेयर केस लेता हूँ सबसे पहले। सबसे पहला तो बात है महंगाई का, उसके कारण मार्केट ग्रोथ रेट में भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये कह सकते कि महंगाई से मेरी परचेज डिसीजन या हम सबकी परचेज डिसीजन पे इम्पैक्ट होगा। और 2 साल से कोविड के कारण हम घर में बैठे हैं, तो ये अनलॉक की थीम के कारण बाहर जाने का भी तो मन करेगा खाने का। तो ये मेरा सबसे पहला बेयर केस रहेगा विनी। पर जो है बाहर जाने का अगर मन करता है, पर वहाँ पे घर पे भी हम लोग आलसी बन चुके हैं, तो रैपिड जो अडॉप्शन, डिजिटल की अडॉप्शन है वो इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग है, जोमेटो ने खुद कहा कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी इम्प्रूव हो रही है अभी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव उनके लिए आता है। उन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, यूज़र एक्विजिशन भी बढ़ चुकी है उनकी, प्लस जो सिटीज़ है जहाँ पे उनका एक्सपेंशन है, वहाँ पे अब जोमेटो पहुँच चुका है 1000 सिटीज़ में, 1000 शहरों में पहुंच चुका है जोमेटो, और उसमें से सिर्फ 300 शहर है जहां पे अभी उनकी 99% की रेवेन्यू अभी तक आती है वहां से। तो 300 सिटीज़ से उनकी 99% रेवेन्यू आती है, तो 700 जो रिमेनिंग शहर्स है वहां पे तो उनको बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान है अभी भी। अभी एक्सपेंशन प्लान का तो आपने बात कर लिया, लेकिन दुख का बात है कि गिग वर्कर्स हैं, यहाँ पे पेरोल में नहीं आते एम्प्लॉयज़। तो अगर आप देखा जाए तो चौथे तिमाही में मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि वर्कर्स जो है डिलीवरी पार्टनर्स अब कम हो चुके हैं। अब इसके कारण क्या इम्पैक्ट आता है कि जो आपके जो कोविड के कारण जो फर्स्ट वेव हुई थी, उसमें बहुत लोग गांव गए थे, वापस गांव लौट के वापस नहीं आए शहर में, तो उसके कारण भी जो है डिलीवरी पार्टनर्स की जो है थोड़ी सी स्ट्रेस है कि हायरिंग कैसे करें। और ऑफकोर्स याद रखिए एट्रिशन रेट ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बढ़ गई है, तो आपके गिग वर्कर्स के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। वो तो है, पर जो है एक पार्ट है जो उनका रैंप अप हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ग्रोसरी बिजनेस की एक्विजिशंस की बात चल रही है, तो वहाँ पे वो स्केल अप होगा, अगर वो इम्प्रूव होगा तो वो बेनिफिट उनको आता है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वहाँ पे, वो भी थोड़ी कम हो चुकी है लास्ट ईयर से कंपेयर करें। और प्लेयर्स जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको फंड की तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे आपने ही बताया है, पर वो जोमेटो लीडर्स साइड पे होते हैं, लीडरशिप साइड पे होते हुए उनके लिए ये एक पॉजिटिव है कि दूसरों को फंड की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से उनके लिए फंडिंग बेटर हो जाता है और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन विन्नी, एक चीज़ तो है कि कंपनी की कोर बिजनेस है डिलीवरी, अब वो जा रही है नॉन कोर बिजनेस में, जैसे QSR बिजनेस हुआ, यहाँ पे $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और एक और भी इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स भी है लगभग $3.5 मिलियन की, $350 मिलियन की। तो ये आंकड़े इतने बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप कोर बिजनेस से सेपरेट हो रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि कैपिटल एलोकेशन में जो एक क्वेश्चन मार्क रेज होगा? तो ये मेरा एक पॉइंट है जो आपके बेयर केस को मैं बोलना चाहता हूँ। पर कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो अभी Q4 की जो अर्निंग्स थी, वहाँ पे कंपनी ने बताया था कि वो एलोकेशन, अभी जो उनका फंड है वो दे विल नॉट एलोकेट एनीवेयर एल्स, वो अभी फंड्स के साथ ही बैठेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और उसकी वजह से जो ग्रोसरी बिजनेस उन्होंने एक्वायर किया है, वहाँ पे क्या होता है, यूनिट इकोनॉमिक्स उनकी इंप्रूव होने की क्षमता है, क्योंकि इंटीग्रेट होगा जाएंगे ये दोनों बिजनेस, वहाँ पे उनको लेवरेज भी मिलेगा, जो डिलीवरी फ्लीट है वो भी यूज़ कर सकेंगे जो जोमेटो के लिए। तो ये उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स ओवरऑल इंप्रूव होगी, क्योंकि इंटीग्रेट होगा उनकी टेक्नोलॉजीज, दोनों की जो टेक्नोलॉजीज है इंटीग्रेटेड बिजनेस, वेदर डिलीवरी की बात करें या ग्रोसरी की बात करें, तो वो
कंपाइन हो जाएगा। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की तो बात होगी, लेकिन आखिरी पॉइंट मैं ज़रूर रखूंगा कि मैनेजमेंट में बदलाव बहुत हो रही है। और ये स्टार्टअप कंपनी ज़रूर है, लेकिन अब वो लिस्टेड कंपनी हो चुकी है। अगर इतने ज़्यादा चेंजेस मैनेजमेंट में दिखने लगे तो एक टाइप से जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिलता है। तो ऑफकोर्स याद रखिए, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है कंपनी की और मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है। तो हमने जो है दोनों पहलू जो है जोमेटो के रखे हैं आपके सामने, और आपके ऊपर है देखने के लिए कि इस बार इस सैटरडे को आप जो है खाना जो है घर से ऑर्डर करते हैं या बाहर जाते हैं। ओके, तो क्लियरली जोमेटो की रीस्ट्रक्चरिंग तो हो ही रही है और मैनेजमेंट में भी बदलाव है, और लगातार इससे जुड़े जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन बुल केस सिनेरियो और बेयर केस सिनेरियो भी हमने आपके सामने रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में आज सबसे ज़्यादा कहाँ एक्शन दिखा ये समझ लेते हैं। पूरा अपडेट लेकर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, बताएं। आज क्रूड में सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, और ब्रेंट की बात करें तो आज $124 के स्तर को पार कर गया, और हफ्ते भर में करीब 9% और 15 दिनों में 15% से ज़्यादा की तेज़ी देखी जा चुकी है। यूरोपियन यूनियन लीडर्स में आपस में अभी सहमति बन गई है कि वो रूस से होने वाले क्रूड इंपोर्ट का साल अंत तक 90% वहाँ से इंपोर्ट बंद कर देंगे। ये एक ऐसा सेटबैक है कि ऑलरेडी मार्केट इतना टाइट है, ऐसे में और सप्लाई कम होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूरोप में करीब 36% तक क्रूड रूस से इंपोर्ट होता है। तो ये एक काफ़ी सेटबैक वाली खबर है, और इससे क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और लगातार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। और ऐसा दौर जब समर सीजन है, वहाँ पर ड्राइविंग सीजन माना जाता है यूएस में, और वहाँ पर इस समय क्रूड की खपत काफ़ी बढ़ जाती है। लोग ड्राइविंग के लिए निकलते हैं, छुट्टियाँ मनाने निकलते हैं, उससे क्रूड को ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा था। एक और खबर है चीन को लेकर, 1 जून से रीओपनिंग की तैयारी चल रही है शंघाई में, तो वहाँ से भी डिमांड तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये एक ऐसी खबर कि लगातार डिमांड बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सप्लाई को लेकर चिंता है, और इस वजह से क्रूड कीमतों में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। जी मोहन, शुक्रिया ये सारा अपडेट हमें बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स में सबसे बड़ी खबर यही है, कच्चे तेल की चाल में जो इतना बड़ा उबाल आया है, इससे जुड़े अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए आज के बाजार को यहीं समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।